अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इन कैमरा इजलास हो रहा है, जिसमें आला तरीन सियासी और अस्करी क़यादत शरीक है। पार्लियामेंट हाउस की इमारत को खाली कराया गया, सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई, जबकि रेड जोन में गैर मुतल्लका अफराद को भी आज दाखिले की इजाज़त नहीं थी। ये जो इजलास है, इसमें जो बातें हुई हैं, जो ब्रीफिंग अभी दी जा रही है, उसके अब मंदरजात अभी फिलहाल सामने नहीं आए। वैसे भी एक इन कैमरा इजलास है, जिसके बायस इस पर बात करना जो है वो कबल वक्त है, लेकिन कुछ आम मामला जरूर हैं। एक तो ये जो इजलास हुआ, इसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पार्लिमानी रहनुमाओं ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार भी इजलास में शरीक हुए। अब जो DGISI हैं वो इजलास में मुल्की दाखिली सूरत हाल के अलावा अफगानिस्तान, भारत और ख़ास तौर पर कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। अब जो है वो अपोजिशन के कुछ रहनुमा बाहर आए हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं। इजलास तो हो रहा है, लेकिन एक अहम बात यह है और कुछ लोगों का ख्याल यह है कि इस इजलास में बेहतर होता कि वज़ीर आज़म अगर इजलास में शिरकत करते। वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत नहीं कर रहे। इससे कबल वो गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर जब सितंबर 2020 में इजलास हुआ था, उसमें भी शरीक नहीं हुए थे, जिस पर अपोजिशन ने खासी तनकीद की थी। क्या वज़ीर आज़म की इजलास में मौजूदगी ज़रूरी थी और क्या उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता? एक तो इस पर प्रोग्राम में जो है वो आज बात होगी। दूसरी तरफ चीन के साथ ताल्लुकात और अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, उस पर हुकूमत ने कमोबेश अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े कर दिया है और इसका इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स पर कर चुके हैं। बेशतर मामलात पर वज़ीर आज़म ने अपना जो मौक़िफ़ है वो असम्बली के सामने भी गुज़िश्ता रोज़ रखा। वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीका और अफगानिस्तान के हवाले से बैनुल अक़वामी जरीद वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने मौक़िफ़ से दुनिया को आगाह कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशिंगटन पोस्ट के मजमून में पाकिस्तान में फ़ज़ाई अड्डे ना देने के मौक़िफ़ को बड़ा वाज़ेह किया, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया और कहा कि अगर तालिबान काबुल पर बज़ोर ताकत काबिज़ हो जाते हैं तो अफगान बॉर्डर को वो बंद कर देंगे। अब ये बड़ा क्लियर जो मौक़िफ़ था वो हुकूमत जो है वो अपना रख चुकी है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका के हवाले से कौमी असम्बली में भी गुज़िश्ता रोज़ बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा और बैनुल अक़वामी इदारे को इंटरव्यू में अमरीका को फ़ौजी अड्डे ना देने का पैगाम भी दिया। से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को। मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेल, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अब जो चीन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। आज भी चीनी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने चीन के साथ ताल्लुकात पर जो मौक़िफ़ अपनाया, वो कहा कि चीन के मामले पर दबाव कबूल नहीं करेंगे और उन्होंने चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को इंतहाई नागुज़ीर करार दिया। Pakistan thinks that it is very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. It's not going to happen if there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China. It won't happen because the relationship between Pakistan and China is very deep. Whatever will happen, our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to change. चीन और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, उस हवाले से हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ तो वाज़ेह कर दिया, लेकिन क्या अपोजिशन इस हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद करती है या नहीं, इस पर जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है बात होगी। फिर लोड शेडिंग का भी जिक्र हो रहा है। अवाम के शिकवों के साथ साथ अपोजिशन भी लोड शेडिंग को हुकूमती नाअहली और बद इंतज़ामी करार दे रही है।
अब देखना यह कि क्या बिजली लोड शेडिंग का मसला तकनीकी है या बद इंतजामी, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो डिबेट में आगाज में मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। कमर ज़मान कायरा साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और इम्तियाज़ गुल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजयकार हैं। इम्तियाज़ गुल साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं कायरा साहब, ये पार्लिमानी कमेटी का जो आज इजलास हो रहा है, अब खबर ये आ रही है कि ये इजलास अभी और ज़्यादा लंबा हो गया है। इस इजलास में जो बातें हो रही है, जारी बात है, एक तो वो इन कैमरा है, दूसरा अभी तक हमें कोई मालूम नहीं है, उस पर बात नहीं। मगर एक मामला जो कि डिस्कस हो रहा है वो वजीर आजम की शिरकत का मामला है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वजीर आजम की मौजूदगी या उनकी गैर मौजूदगी इस इजलास पे, जिस माहौल में ये इजलास हो रहा है, क्या उस पर या और इसकी आउटकम्स भी जो हैं, क्या उस पर कोई असर डालती है, कोई फर्क डालती है? शुक्रिया रहमान। वजीर आजम साहब ने कल पार्लियामान में खिताब फरमाया और उन्होंने दावत भी दी पहली दफ़ा, और कुछ जो गाली गलौज का माहौल होता है अपोजिशन को, जो हमेशा वो करते रहते हैं, उससे एतराज़ करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन कल उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए इकट्ठे हाथ बढ़ाता हूँ और ये करता हूँ। और आज जो सबसे हसास इशू है पाकिस्तान का, आज उसकी मीटिंग है और इसमें अफवाज पाकिस्तान या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो भी, और तमाम कौमी क़यादत, तमाम जमातों की क़यादत वहाँ मौजूद है। और उस पर वज़ीर आज़म का ना जाना बुनियादी तौर पे इस सारी मीटिंग से क्या होगा? इस मीटिंग में यकीनन अफगानिस्तान की इमर्जिंग सूरत हाल, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। जितने एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर रायज़नी कर रहे हैं, सियासी जमातें कर रही हैं। ऐवान के अंदर कहा गया, इससे पहले मीटिंगें हुई, बैक ब्रीफिंग्स हुई, उसमें भी कहा गया गवर्नमेंट पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है, पूरे आलम में कहा जा रहा है कि अमेरिका के इस तरह यूनिलैटरल और अचानक पुल कर जाने से वहाँ जो सूरत हाल इमर्ज होगी उससे एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी लड़ाइयाँ होने का इम्कान है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा इन्फ्लक्स होगा। भले वज़ीर आज़म उस पर कहते रहे कि मैं अपनी बॉर्डर बंद कर दूंगा, ये बॉर्डर बंद होने वाले नहीं है, लोग आएंगे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में एक कैपेसिटी नहीं है। इसी तरह कश्मीर का इशू है, बहुत अहम है। और इन दोनों इश्यूज के ऊपर होने वाले इस जो कौमी मुबाहिसा है, इसके अंदर आपने अपोजिशन से और गवर्नमेंट से इनपुट लेके एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना है और इसकी ओनरशिप देनी है सारी कौम ने, सारी जमातों ने। और उस ओनरशिप देने के अमल में अगर वजीर आजम शामिल नहीं है तो फिर कौन इसको लीड कर रहा है? इस सारे अमल को लीड तो वजीर आजम ने करना था ना, कंसेंसस तो वजीर आजम ने बनाना है, वे फॉरवर्ड तो पार्लियामान ने देना, फौज ने तो नहीं देना, आर्मी चीफ ने तो नहीं देना। उन्होंने तो आपको बताना है ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ISI के चीफ ने बताना है ग्राउंड सिचुएशन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारी हिदायत है। लेकिन उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड करके एक गाइडेंस देना पार्लियामान का काम है और पार्लियामान को वजीर आजम ने रिप्रेजेंट करना है, वो नहीं होते तो इसकी सारे का क्या माने रह जाएंगे? इसके वजीर आजम इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को, और क्या उनकी अना है जो जिसकी तस्कीन नहीं हो पा रही? मुझे हैरानगी है और यकीनन इससे लगेगा। और ये मगर कायरा साहब, कल उन्होंने जो तकरीर की उसमें कमोबेश उन्होंने इन तमाम इश्यूज पर जो है वो बात की। क्या कल की तकरीर के बाद भी आपको लगता है कि जरूरत थी आज उनकी मौजूदगी की? अगरचे उन्होंने आज कोई बात नहीं करनी थी या करते भी, अभी भी इजलास चल रहा है, हो सकता है अभी भी शिरकत करें, लेकिन क्या कल की तकरीर के बाद, पॉलिसी बयानात देने के बाद, क्या आज उनकी जरूरत आपको लगता है कि अभी भी थी? देखिए, कल गवर्नमेंट ने, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने अब तक नुक्ता नजर दिया, आज अफवाज के और सिक्योरिटी एजेंसीज के नुमाइंदे अपनी राय देंगे। वहां पे जो बाकी जमातों की क़यादत बैठी है उनके पास भी इंफॉर्मेशन है, वो भी अपनी राय देंगे और वो सवाल करेंगे, वो कुछ चीजें इंफॉर्मेशन देंगे, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब की इनपुट आनी चाहिए थी। और फिर यहाँ से कोई एक यकजहती की अलामत बन के जो मैसेज आना चाहिए था उसको लीड वज़ीर आज़म करता है। पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें वज़ीर आज़म लीड करता है, हमेशा यही होता रहा, हमारे दौर में भी ये होता रहा, मियाँ साहब के दौर में भी यही होता रहा। अब खान साहब ने एक अनोखा निज़ाम बना लिया है, वो भाई अपने हाथ में मिलाना ना मिलाओ, किसी की तरफ नहीं देखना ना देखो, इस इजलास में तो बैठो, क्या मैसेज दे रहे हो दुनिया को? एक तरफ आप कह रहे हो क्या हो मिल के लेजिस्लेशन करते हैं,
दूसरी तरफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी और बड़ी शदीद खतरात है। वहां से सिर्फ ये नहीं है कि तालिबान आ जाएंगे, हमारी इकोनॉमी खराब होगी, फलान होगा। वहां पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी परवान चढ़ेगी, पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज की लड़ाइयां हो सकेंगी, कश्मीर के अंदर लगने वाली आग जो है, मोदी हमारे साथ क्या करने जा रहा है, इन इश्यूज के ऊपर भी अगर वजीर आजम ने बाकी क़यादत के साथ बैठ के अपने व्यू शेयर नहीं करने, उनके सवालों के जवाब नहीं देने, उनसे इनपुट नहीं लेनी डायरेक्ट, तो फिर वजीर आजम साहब क्या चाहते हैं? फिर तो वो ये चाहते हैं कि वो कोई खिलाफत का निजाम बना ले, वो कोई बादशाह अपनी खड़ी कर ले और उसके मुताबिक अपना निजाम चला। ये तो वही ख्वाब नजर आता है। ठीक, राइट। इम्तियाज गुल साहब साथ मौजूद हैं। जी इम्तियाज गुल साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद जरा वापस आते हैं तो कौमी सलामती का इजलास पर जो वजीर आजम की गैर मौजूदगी, और फिर एक चीज़ बड़ी अहम है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो अब किसी हद तक जो वजीर आजम ने बातें की हैं, जो अभी तक बातें सामने हैं, उसमें अब वाज़ेह हो चुकी है, ख़ास तौर पर अमरीका, अफगानिस्तान और चीन के हवाले से। तो क्या उस पर अपोजिशन हुकूमत की तायीद करती है या नहीं, ये वो इशूज़ हैं जिन पर गुफ्तगू जारी रहेगी। एक मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है जिसमें ब्रीफिंग दी जा रही है हम कौमी सलामती के अमूर पर, यह इजलास अभी भी जो है वो जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुमायूं अख्तर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हुमायूं अख्तर खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी ब्रेक पर जाने से पहले जो कायरा साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के पास ये बड़ा अच्छा मौका था और ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने दावत दी अपोजिशन को कि इंतखाबी इस्लाहात पर आएँ और बात कर लें। तो ये बड़ा ही हसास मामला भी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो चॉइसेस जिनके बारे में हमने फैसला करना है, तो क्या अच्छा नहीं होता कि आज वजीर आज़म की जो मौजूदगी है वो इस इजलास में होती और उससे जो है वो एक अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर भी हो सकता था, जिसकी हुकूमत को जरूरत है आने वाले दिनों में। देखिए, बहुत दिनों से जब से ये मीटिंग तय हुई थी, मालूम था कि प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं आ सकेंगे, उनका जो भी शेड्यूल है, और बाकी जो लीडरान है वो आएंगे और जो मुल्क की टॉप सिक्योरिटी लीडरशिप है वो इनको ब्रीफिंग देगी। मुख्तलिफ जो इस वक्त फैसले करने की हमें ज़रूरत है, अफगानिस्तान, कश्मीर, इंडिया। मुझे मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन जिसमें ये लीडरान और ये पार्टियां सुनेंगी कि क्या सूरत हाल है एक्सपर्ट से, जो स्टेट के एक्सपर्ट्स हैं, और उसके बाद अपना व्यू देंगी। और रह है कि हम उसी चीज पे सुई अटकी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए, इनका कोई ईगो मसला है, क्या मसला है। प्राइम मिनिस्टर कभी आ भी जाएंगे, हम एक्चुअल जो मुल्क को दरपेश चीजें हैं जिनकी ब्रीफिंग मिल रही है उस पे फोकस कर सकते हैं, उस पे बताया जा सकता है कि इनके क्या व्यूज हैं। हम उसी चीज पे अटके हुए हैं और ये मेरी समझ से, मैं कासिर हूं ये समझने से। अच्छा, ठीक। आपको वैसे लगता है कि कोई फर्क पड़ता वजीर आजम अगर मौजूद होते या वजीर आजम की गैर मौजूदगी से इस इजलास में? देखिए, अपोजिशन बिहेवियर भी काफी अनप्रेडिक्टेबल रहा है और मैं बड़े अरसे पार्लियामेंट्स में बैठा हूं। दर हकीकत जब प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया है अगस्त 2018 में और वो वोट जीतने के बाद पहली दफा खड़े हुए हैं, जो असेंबली में हुआ अशर, आमतौर पे असेंबली में कम से कम जो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन इसका पहले दिन ही गलत प्रेसिडेंट बना और ये गलत रवायत शुरू हुई कि लीडरान को बोलने नहीं देना। एक पॉजिटिव चीज हुई है कि प्राइम मिनिस्टर की जो बजट की बाद स्पीच थी उसमें हालांकि अपोजिशन के बहुत से सीनियर अरकान मौजूद ही नहीं थे, लेकिन कम से कम बाकी जो अपोजिशन के मेंबरान थे उन्होंने अफरा तफरी नहीं क्रिएट की और प्राइम मिनिस्टर को बोलने दिया। ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है
और इसका असर मेरा ख्याल है कि पीटीआई के रवैये पे भी पड़ेगा अपोजिशन से डील करने का। अब ये कहना कि एक पर्टिकुलर मीटिंग पे प्राइम मिनिस्टर आज क्यों नहीं आए, हो सकता है वो शहर से बाहर हो सकता है उनकी प्री शेड्यूल्ड मीटिंग्स हो, इस वजह से ना आए हो। नहीं हैं तो वो इस्लामाबाद ही। मगर कायरा साहब, ये अपोजिशन का मुतालबा था कि ये क्योंकि बड़े अहम मामलात हो रहे हैं तो इस पर ब्रीफिंग दी जाए। तो ओवरऑल आप इस पैगाम को किस तरह से समझते हैं, और आप समझते हैं कि पहली बात है ये मुतालबा माना गया है, तो इसके बाद क्या ये जो मुस्बत इशारा मिला है तो इसके बाद किसी तरफ आगे बढ़ा जा सकता है अपोजिशन की इनपुट से, या फिर आपको लगता है कि इससे बढ़कर भी, इसके अलावा भी हुकूमत को जो है वो कुछ करना होगा कि आने वाले दिनों में जो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस करें वो ऐसी हों कि जिस पर सब जो है वो ऑन बोर्ड हों? रहमान, एक तो आप भी कवर करते रहे हो, मयूर साहब ने फरमाया है कि वज़ीर आज़म साहब के साथ पहले दिन रवैया बड़ा नामुनासिब रहा। मुझे याद है 2002 में हम असम्बली में आए थे तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, काफ लीग की हुकूमत थी हमायूं साहब की। तो उस वक्त हमारा रवैया बड़ा डाढ़ा था और हम अपोजिशन का एहतजाज करते थे वर्दी वाले सदर के खिलाफ, और बड़ा जोरदार एहतजाज करते थे। जमाली साहब के खिलाफ भी एहतजाज होता था, शौकत अजीज साहब के खिलाफ भी होता था। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आई तो मुस्लिम लीग ने और बाकी दोस्तों ने हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं किया। वज़ीर आज़म का घेराव होता रहा, वहां पे जाके आगे बहुत सारा ये कुछ हुआ, लेकिन और उसके बाद खुद खान साहब ने, इनकी जमात ने मियां नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ नहीं किया। और उसके बाद ये कहना कि जी वो एक तकरीर में खान साहब की शान में ऐसी गुस्ताखी हो गई, ज़िले-लाई बन गए हैं वो, कि उनकी शान में गुस्ताखी हो गई है, लिहाजा आपको अपने रवैया बदलने को तैयार ही नहीं है, और 3 साल से उसी चार काम में फंस के बैठ गए, तो ये नहीं चल सकता। दूसरी गुजारिश है, इसको बदलना पड़ेगा उनको he will have to rise above Imran Khan and become prime minister। दूसरी गुजारिश ये है कि आप एक पाकिस्तान की इंतहाई अहम इशू पे दुनिया को सारा पैगाम देना चाह रहे हैं, कौम को पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो पॉलिसी हम लेके चल रहे हैं इस पे सब जमातें मुत्तफिक हैं, इकट्ठी हैं, और पॉलिसी इनपुट आप ले रहे हैं अपोजिशन से, बाकी जमातों से, हुकूमती इत्तेहादियों से, और उसमें आपने क्या किया इसका एक मैसेज बड़ा वाज़ेह तौर पे ये भी निकाला जा सकता है अगर इस तरफ देखा जाए कि वजीर आजम ने ये बात फौज पे छोड़ी कि जनाब ये तो दोनों काम आपके हैं, अफगान पॉलिसी भी और कश्मीर पॉलिसी भी, मैं तो नहीं बैठता, आप बैठ के इनसे बात कर लें। ये क्या मैसेजिंग कर रहे हैं? गौर करें ना कि पाकिस्तान के अंदर, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर इस बहस को इस तरफ ले जाया जाए तो इसके कितने खौफनाक माने, कितने गलत माने। तो वज़ीर आज़म साहब को और ऐसा कौन सा इतना अहम काम आ गया कि वो इस मीटिंग में नहीं तशरीफ लाए, और उनको उनकी कोई शक्ल देखना बहुत पसंद नहीं है लोगों को, उनके साथ हाथ मिलाना ये नहीं है कि सारे गुनाह छड़ जाएंगे आपके, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो भी एक इंसान है। मेरा ख्याल है हमायूं साहब ने जो बात की वो शायद ये थी कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अपोजिशन इस चक्कर में फंस गई हो कि बस वज़ीर आज़म को मौजूद होना चाहिए यहाँ पर? नहीं, अपोजिशन ने तो इस पे बात की नहीं ना, अपोजिशन बात करती तो वो बायकॉट करके बैठ जाती। अपोजिशन का तो सवाल ही नहीं है। अपोजिशन अगर वज़ीर आज़म नहीं गए तो वो कहता है थैंक यू वेरी मच, हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन तो बैठी हुई है। सवाल है इर्रेस्पॉन्सिबल रवैया वज़ीर आज़म का, और मैसेजिंग क्या है कि आप फौज की क़यादत को, आप ISI की क़यादत को कह रहे हैं कि आप दीजिए ब्रीफिंग, आप लीजिए इनपुट, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए, आपने पॉलिसी मेकिंग करनी है, मैं तो उसमें नहीं बैठता, या मेरे एक दो वजीर बैठ जाएगा। बट कारे साहब इससे आगे बढ़ते हैं, ये ठीक है, ये हमायूं साहब इसका जवाब देते हैं, ये हमने इशू कर भी लिया डिस्कस, लेकिन एक और आम मामला है कि अभी हुकूमत तो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुकी है अफगानिस्तान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, फौजी अड्डे ना देने के हवाले से, यार रहमान चीन के साथ ताल्लुकात जो है वो हमारे क्या हो ले लेंगे। नहीं सर, सुन तो लो ना सर, अभी तक तो देखें 2 आर्टिकल आ गए हैं अखबारों में, इंटरव्यूज आ गए हैं, कल असेंबली के अंदर तकरीर भी हो गई ना, मैंने भी सुने हुए क्या इसके। अच्छा चले सर, वो आ तो गए, खैर ऑन रिकॉर्ड तो अब हैं, खान साहब ने जो है वो बातें की, लेकिन ये इतनी क्लैरिटी के बाद क्या अपोजिशन इस मौक़िफ़ की तायीद करती है कि अमेरिका और चीन के हवाले से जो हम मौक़िफ़ लेकर चल रहे हैं एज एन अपोजिशन लीडर, आप क्या समझते हैं
क्या अपोजिशन अब जो है वो साथ खड़ी होगी इमरान वजीर आजम के हुकूमत? मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसके ऊपर कोई अपने फाइनल कमेंट्स दे सकूं। इस वक्त इस पे मीटिंग जारी है। मेरी जमात की कहता था वहां जो सवाल होंगे उस पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी। और गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है ये इंटरव्यूज के अंदर या तकरीरों करने के अंदर नहीं। आप सीरियसली जब वहां पे जो रियल टाइम जो आपके व्यूज हैं वो एक्सचेंज होंगे या सूरत हाल सीरियस डिबेट होगी, वहां आप इस पे इनपुट देंगे। लेकिन एक बात बड़ी तयशुदा कि इन इश्यूज के ऊपर हमें कौमी यकजहती की जरूरत है। हमने अपने दौर में और मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में जब जब ऐसे इश्यूज आए जो पाकिस्तान की सालमियत के, कौमी सलामती के, सिक्योरिटी के थे, भले वो दहशतगर्दी के हवाले से थे या इकोनॉमी के हवाले से, हमने इस पे इनपुट ली। हम एक दूसरे के मुखालिफ थे, उनको बुलाया। खुद खान साहब को नवाज शरीफ साहब ने बुलाया। हमारे दौर में हमने मियां साहब को, बाकी साहब को बुलाया, उनकी बातें सुनी, उनकी तनकीद भी सुनी, उनकी इनपुट भी ली। तो ये हुकूमत का काम होता है। इमरान खान साहब बिल्कुल बड़े आला प्लेयर थे, वो इस वक्त वजीर आजम हैं जैसे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो वजीर आजम बने। वजीर आजम का ओहदा इस तरह की शख्सी अना का शिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, इमरान खान हो तो हो, कमर जमान हो तो हो, लेकिन जिस ओहदे पे वजीर आजम बराजमान है उसका तकाजा ये नहीं है कि वो ये रवैया जो अडॉप्ट किए हुए हैं वो अडॉप्ट रखें। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी दुनिया कह रही है। ये साथ साथ कुछ इजलास के हवाले से, ठीक है, इजलास के हवाले से कुछ खबरें भी आ रही हैं और जो ज़राए के मुताबिक जो खबरें इस वक्त चल रही हैं मीडिया पे, उन पर अपोजिशन का एतराज़ है खान साहब के इस इजलास में ना आने। वहां पे उन्होंने एजुकेट किया होगा ये मामला कि उनको होना चाहिए था, यहाँ तक हुआ होगा, मुझे नहीं पता। कारी साहब, ये अब कुछ खबरें आ भी रही हैं क्योंकि ये इजलास अभी चल रहा है, तो बिलावल भुट्टो के हवाले से और शाहिद खाकान के हवाले से खबर अब चल भी रही है। का इज़हार किया गया होगा, लेकिन कोई उठ के चले तो नहीं ना गए, कोई वज़ीर आज़म वाला रवैया तो नहीं इख्तियार किया। ठीक। अच्छा, हुमायूं अख्तर खान साहब, क्या ये अमेरिका, अफगानिस्तान और चीन वाले मामले पर क्या अभी मजीद क्लैरिटी की जरूरत है? इस वक्त जो हुकूमत का मौक़िफ़ है? जी हुमायूं अख्तर साहब, आवाज आ रही है सर आपको? रहमान, कैन यू हेयर मी? अख्तर साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी जी, अब आ रही है जी आपकी आवाज। अच्छा, मैं जो कारा साहब से बात हो रही थी कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। अच्छा सर, ये फरमा दीजिए कि क्या हुकूमत को भी मजीद क्लैरिटी की ज़रूरत है अफगानिस्तान के हवाले से और अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर जो हमारा मौक़िफ़ है, और चीन के हवाले से? ये दो सुपर पावर्स के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अहम हैं और शायद पार्लिमानी कमेटी के इजलास में भी सबसे अहम मामला हमारे जो है वो यही इशूज हैं। देखिए, अहम इशू है अच्छा, वो अफगानिस्तान का है, क्योंकि अमेरिका ने उन अच्छा हुमायूं साहब, मेरा ख्याल है आपकी कुछ ऑडियो का जरा मसला है। मैं अपनी टीम से कहूंगा जरा इसको फिक्स कर लें ताकि आपकी। इम्तियाज गुल साहब साथ हैं। इम्तियाज गुल साहब, ये दो मामलात हैं। पहले तो वजीर आजम की मौजूदगी के हवाले से, आप क्योंकि मीडिया को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, क्या ऑप्टिक्स में जो कायरा साहब अभी बात कर रहे थे कि बाहर क्या पैगाम जाता है और हमारी अपनी सियासत में भी जो है वो क्या पैगाम जाता है, क्या वजीर आजम को आज इजलास में मौजूद होना चाहिए था और क्या उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से इस ब्रीफिंग पर कोई फर्क पड़ता है? प्रोग्राम डिजाइन करके एग्जीक्यूट करते, तो हमने उससे पहले ही इम्तियाज गुल साहब, आपको आवाज आ रही है? उसके लिए हमने शुरू कर दी है। तो हम तो बड़े सक्सेसफुल रहे थे, वही प्रोजेक्ट जो है वो होम ऑफिस में पिक कर लिया। अच्छा, मेरा ख्याल है इम्तियाज गुल साहब को भी आवाज नहीं जा रही। हुमायूं साहब साथ हैं? अच्छा,
मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जरा बातें हैं तो कोशिश करते हैं इम्तियाज गुल साहब से भी बात हो और हुमायूं अख्तर खान साहब से भी जो है वो इन दोनों इश्यूज पर जो है वो बात करें। वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं हुमायूं अख्तर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल पूछा था, उसको ज़रा एड्रेस कर दीजिए कि क्या अभी हुकूमत को इन मामलात पर, अफ़गानिस्तान और अमेरिका के मामले पर जो है वो क्या करना है और चीन के हवाले से क्या इस पर मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत है? क्योंकि हम हुकूमत का मौक़िफ़ तो देख रहे हैं, सामने आ रहा है, और क्या यही मौक़िफ़ आने वाले दिनों में भी रहेगा? जी, मैं समझता हूं कि बहुत सी पॉलिसीज पे लेटली, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, रीजनल पॉलिसी हो विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, कश्मीर, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, सोशल पॉलिसी हो पाकिस्तान की बहुत ही जी हुमायूं साहब। जी हुमायूं साहब, आपको आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी रहमान? मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप बात कंटिन्यू कीजिए। जी 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 जी, मैं ये कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा, न्यूयॉर्क टाइम में तफसीली इंटरव्यू दिया, कल बहुत लंबी बजट सेशन। अच्छा, जी हुमायूं साहब, कि वो भी जाके अपने जो व्यूज हैं जी जी जो व्यूज हैं अपने इन अहम मामलों ठीक है। मैं हुमायूं साहब आपकी तरफ जरा वापस आता हूं। कारे साहब, जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इन मामलात पर एतमाद होना चाहिए, एक लकीर जो है वो खींची जानी चाहिए जहां पर कौमी सलामती के मामलात को सियासी मामलात से अलग किया जा सके, क्योंकि आप भी हुकूमत में रहे हैं सर, और वो भी को वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना था। क्या आपकी नज़र में आज ये काम हो सकता है? क्या ये लकीर हमारी सियासत के अंदर खींची जा सकती है कि जहां पर जो सियासी मामलात हैं उन पर तो हम सियासत करें, और वो बात समझ में आती है, सियासी लोग हैं, सियासत होती रहेगी, लेकिन कौमी सलामती के मामलात सियासत से बालातर हों? यार मुझे रहमान ये समझ नहीं आती, कौमी सलामती हो, इकोनॉमी हो, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो, दाखिली अमूर हो, ये सारे के सारे सियासी अमल तो है। ये पार्लियामान सियासत की जगह तो है, इसके सियासी हल ही तो चाहिए, इसके फौजी और दीगर हल तो नहीं चाहिए। कंसल्टेशन सियासी हलों का नाम है, इसके ऊपर सियासत होनी चाहिए, इस पे मनफी रवैये नहीं होने चाहिए, इस पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, इसको मतलब अब्यूज नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बात करना, जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल, ये कहना कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? सियासतदान साहब देखिए, मैं थोड़ा सा जरा उसको क्लियर कर दूं जो बात मैं कर रहा था। सियासत पोलराइजेशन की करनी चाहिए और सियासत के जरिए इन मामलात के हल निकालने चाहिए, ये सियासत है। नहीं कायरा साहब, देखिए बात है सियासी पोलराइजेशन की, कि पोलराइजेशन जिस कदर बढ़ जाती है जब आप नेगेटिविटी ना हो ना, अपने जो सियासी मुखालिफिन है वो किसी एक बात पर मुत्तफिक ही नहीं हो सकते और दो इंतहाओं पर जो है वो मौजूद है। जी, आप कहें कि नेगेटिविटी ना करें, लेकिन ये कहना कि इस पे सियासत नहीं, मैं तो कहता हूं, मैं तो मस्जिद में भी सियासत करता हूं भाई। सियासत तो इबादत है, अच्छा। सियासत तो सलूशन है, सियासत ना होना ये अजाब है। अगर सियासत हो रही हो तो ये मसाइल हो ही ना। अमेरिका सारी सियासत करता है ना, मगर सर सियासत क्या सियासत में
कार्य साहब, इस सियासत में इत्तेफाक राय भी होता है, तो क्या इन मामलात पर इत्तेफाक राय का कोई मैकेनिज्म हो सकता है? हमारी सियासत, हमारे पार्लियामान, ये रहमान साहब, हमने को नया बिल इन्वेंट नहीं करना। क्या हमने दहशतगर्दी पे इत्तेफाक राय किया? नहीं किया। क्या मियां नवाज शरीफ ने किया? एक से ज्यादा मर्तबा किया। सारी कौमी क़यादत को बिठाएं। आपको अकले कुल नहीं है, कोई शख्स, कोई इदारा अकले कुल नहीं है, सब लोग बैठेंगे, अपनी अपनी राय है, वह हकायक उनके सामने आएंगे। लेकिन ना मैंने आपसे सुन लिया, आपने मुझसे सुन लिया, अखबार में पढ़ लिया, किसी टाकियों में सुन लिया, कोई तकरीर सुन ली, ये तो बातें हैं ठीक, लेकिन कुछ हसास इंफॉर्मेशन वो है जिसकी बुनियाद पे अपने कंक्रीट डिसीजन लेने हैं। इस लेवल पे बैठ के इन क्लोज डोर मीटिंग्स के अंदर सारी क़यादत के सामने खुल के बात होती है, वो अपने अपने तजर्बे बयान करते हैं, अपने तजर्बात की रोशनी में जमातें या क़यादत अपनी राय देती है कि ये बेहतर है और उससे एक अच्छा रास्ता पैदा हो सकता है। यही है शुराइयत, यही है पॉलिटिक्स, यही है पार्लियामान का काम। तो ये करने के लिए लीडरशिप का काम होता है। मैं बार बार इसलिए नहीं कोई छेड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन लीड कौन करता है? वज़ीर आज़म। उनको मेरी शक्ल पसंद है या नहीं पसंद, ये अलग बात है, लेकिन उनको मेरी बात सुननी चाहिए अगर मुझे लोगों की तायद हासिल है, अगर मैं किसी जमात को रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, मैं हमायूं साहब, तहरीक इंसाफ के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि एक तरफ उन्होंने अपनी जो सियासत कोई मुश्किल काम नहीं है लेकर चल रहे हैं, जो एहतसाब मुश्किल काम नहीं है। आज आर्मी चीफ बैठे, ISI चीफ बैठे, सारी कौमी क़यादत बैठ के उनसे बातें कर रही है। वज़ीर आज़म बैठे होते तो कोई गुथम तो हो जाते इनसे। चलो, मैं जरा PTI वो हमायूं साहब बैठे हैं, हमायूं साहब से जरा पूछते हैं कि क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए इन दोनों चीजों को अलग अलग करना जरूरी है? क्योंकि सर ये बहुत इंटरमिक्स होती हैं, जहां पर भी जो है वो बात होती है, इन मामलात पर भी जब बात होती है तो यही चीजें फिर से आ जाती हैं, एहतसाब वाली, केसेस वाली, चाहे वो इस तरह के मामलात पर, कश्मीर जैसे इशू पे क्यों ना बात नहीं है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ इस मीटिंग में एक लफ्ज एहतसाब का नहीं अदा हुआ होगा। यहाँ इशू ही हो रही है। ठीक है जी, हमायूं साहब, क्या PTI के लिए इन चीजों को अलग अलग करना मुमकिन है और इसको लेकर चलना? मुझे अफसोस हो रहा है, कायरा साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियन इस वक्त अफगानिस्तान में बहुत अहम सूरत हाल है और पाकिस्तान ने अगर सही फैसले ना किए तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है, उसका जो आफ्टरमैथ होगा। और हम तकरीबन 1 घंटे से बैठे हुए हैं और कम से कम आज मेरा तो ख्याल था कि कारा साहब या बाकी अगर कोई इधर पार्टी के बैठे होते वो हमें बताते हैं कि अफगानिस्तान के बारे में उनका क्या सोच है, चाइना और अमेरिका में जो बैलेंस रखना है उस बारे में उनकी क्या सोच है, ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज कर रही है, ईरान की जो सूरत हाल शायद अब बेहतर हो जाए, उसमें पाकिस्तान की क्या सोच है। अभी तक हम 45 मिनट से बैठ के सिर्फ इस चीज पे लगे हुए हैं कि वजीर आजम क्यों नहीं आए। तो उसका मकाम सर, जो सवाल होगा जवाब तो उसी का दूंगा ना। मुझसे अगर सवाल रहमान ये कर रहा है तो मैं उसका जवाब क्या दूंगा? चलिए, आप मुझे अपने पार्टी का व्यू बताइए कि आजकल जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसमें पीपल्स पार्टी का क्या व्यू है? सर, पहले नंबर पे ये मेरा व्यू मेरी लीडरशिप वहां उस बंद कमरे में देगी, यहां मुझे नहीं देना चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि मेरी जमात ने बाकी अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर मुतालबा किया है कि सब इकट्ठे बैठे, हमें भी बताएं, हम आपके साथ ताईद में इकट्ठे हों, इस पे कौमी यकजहती करें। ये इनिशिएटिव वजीर आजम ने नहीं, अपोजिशन ने लिया है और मैं इसके साथ हूँ। हमायूं साहब, मैं कोई वजीर आजम की टांग खींचने वाला बंदा नहीं हूँ। मुझे वो अच्छे लगे ना लगे अलग बात है, वो वजीर आजम है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसकी ओनरशिप वजीर आजम के अलावा किसी की नहीं है और पॉलिटिक्स तब होगी जब वजीर आजम बैठे होंगे, इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप होगी। आज किसकी ओनरशिप है? मुझे बताइए कौन कर रहा है? कि जी कारा साहब, अमेरिका गालिबन दबाव डाल रहा है पाकिस्तान में कि वो चाइना से कुछ दूर हो और वेस्ट के ज्यादा नजदीक आए। इस पे पाकिस्तान पीपल पार्टी का क्या व्यू है? आप बड़े सीनियर आदमी, आपके कुछ व्यू होंगे। साहब, मेरा व्यू अमेरिका के मफादात के कभी साथ नहीं है। मेरी जमात का व्यू पाकिस्तान के एक एक बच्चे को पता है। हम उस वक्त भी जब तालिबान के साथ चला गया था, उस वक्त भी हम कह रहे थे ये मुनासिब नहीं है। जब रूस ने हमला किया था और हम तालिबान भेज रहे थे, जब अमेरिका ने आके उन पर हमला किया उस वक्त भी हम कह रहे थे ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है।
जब नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए लड़ाइयां लड़ाई गई उस वक्त भी हम कह रहे थे ये दुरुस्त नहीं है और इसका नुकसान होगा। हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट को फैसले करने पड़ते हैं ना। एक वक्त आया जब हमें बॉर्डर बंद करने पड़े, हमें नेटो सप्लाईज बंद करनी पड़ी, तो हम यूनिलैटरली फैसला नहीं लेके बैठे। बट चले हुमायूं साहब अब जरा उस चीज पर आ जाएं, क्या गवर्नमेंट सर देखें, आई थिंक द क्वेश्चन इज आल्सो अबाउट लीडरशिप कि क्या गवर्नमेंट जो है वो इन दोनों इश्यूज को अलग अलग करने के लिए तैयार है, और क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि जहां पर इन मामलात को जो है वो अलग से देखा जाए, जबकि जो ये कौमी सलामती के मामलात है इन पर बढ़ने का आगे कंसेंसस का, यूनिटी का तरीकाकार जो है वो कोई डिवाइस किया जा सके। कंसेंसस बिल्डिंग के लिए तो इजलास हो रहा है, मुझे तो हैरानगी है, उसी के लिए इजलास हो रहा है और अपोजिशन की डिमांड पे हो रहा है। चले जी हुमायूं साहब, सर जरा सुने ना कारी साहब, जरा देखिए हुकूमत क्या कहती है। एक वजह के आज इस फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिकल इशू पे जो टेक्निकल ब्रीफिंग है वो दी जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जब पार्टियां आपस में बैठती हैं और बात नैब के अमेंडमेंट की हो रही हो या सेटअप के कुछ लॉज चेंज करने हैं और करा के उसमें अपोजिशन जो पिछले 2.5-3 साल की सियासत है अपने टॉप लीडरशिप पे जो हमारे से पहले के मुकदमे बने हुए हैं उनको अपने बचाने के और एनआरओ के चक्रों में पड़ जाती है। इस वजह से पीटीआई की हुकूमत एप्रीहेंसिव होती है कि हम जब भी बैठे हैं, अब हमने फाइनली एक कहा है कि आए इलेक्टरल रिफॉर्म में हमारे साथ बात करें, और आप देख रहे हैं कि टीवी में क्या हो रहा है कि हम हरगिज नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखिए वो वंस बिटन ट्वाइस शाय, जब भी हम बैठते हैं एक सीरियस गुफ्तगू करने, इसी वजह से ये टेक्निकल नौइयत की गुफ्तगू जो है वो स्टेट के इदारे दे रहे हैं कि भाई चलो ये सूरत हाल है, आप अपने मशवरे दें। किसको दें? अच्छा, फैसले वजीर आजम ने करने हैं। मैं 1 मिनट आता हूँ। इम्तियाज गुल साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी इम्तियाज गुल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फाइनली जी आपसे राब्ता हो गया है। 2 चीजें जो इशू जिन पर आपसे सवाल मैंने पहले भी किया, अभी फिर मैं दोहरा देता हूँ। एक तो आप ऑप्टिक्स बड़ा बेहतर समझते हैं, ऑपोजिशन अभी कुछ एतराज कर रही है वजीर आजम के वहां पर मौजूद ना होने पर। क्या जो माहौल है और इस माहौल में जो हमने आगे चॉइसेस करनी है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है? और दूसरा, क्या आपको लग रहा है कि अभी हुकूमत की पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से और अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उसमें क्लैरिटी है, या आपको लगता है कि उसमें मजीद क्लैरिटी की जो है वो जरूरत है? देखिए रहमान, बैन अक़वामी सियासत में कोई चीज भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती है, हमेशा उसमें बहुत ग्रे एरियाज होते हैं, और उसकी बुनियादी वजह हर मुल्क का अपना एक कौमी सलामती मफाद होता है। हर मुल्क अपने अंदाज से उसको डिफाइन करता है, उसकी वजह से आपके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। जहाँ तक कि अफगानिस्तान अमेरिका वाली बात है, मैं समझता हूँ आज से गुज़श्ता 72 बरसों में इतनी वजाहत के साथ किसी वज़ीर आज़म या सदर ममलिकत ने पॉलिसी नहीं बताई थी। मिसाल के तौर पर गैर मुल्की अड्डों के हवाले से या अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दिया कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात, हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, और उसके हवाले से मगरबी ममालिक का अमेरिका का प्रेशर बिल्कुल नाजायज़ है। जहाँ तक अब अपोजिशन की बात है कि जी वज़ीर आज़म मौजूद नहीं है, अब अपोजिशन ने एतराज़ तो करना है, उनका बिजनेस है बेसिकली कि बाज़ का तनकीद बराए तनकीद और नुक्ते पे नुक्ता उठाना। लेकिन मैं समझता हूँ अगर इतना बड़ी महफिल का एहतमाम किया गया, अच्छी बात होती, वज़ीर आज़म मौजूद भी होते, हमें इस चीज़ का दिफा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जब पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है तो फिर उनको मौजूद होना चाहिए था। अच्छा ठीक है, मैं सर आता हूँ, जरा मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर इस इशू पर जो है वो मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। लास्ट सेगमेंट है। कायरा साहब, ऑपोजिशन हुकूमत को साथ चलना है, फोरम जो है वो क्या पार्लियामान नहीं होना चाहिए, और ब्रीफिंग इज इनफ, या ब्रीफिंग से आगे भी आपका कोई रास्ता आप सोचते हैं? क्योंकि आप हुकूमत में रह चुके हैं, ऐसी सूरत हाल में जो है वो आप लोगों ने भी हुकूमत की है, और क्या हुकूमत जो है वो कर सकती है ऑपोजिशन के लिए? देखिए दो सूरतें होती हैं रहमान। एक तो ये है कि इस तरह की मीटिंग्स के अंदर बैठ के आप इनपुट लेके जमातों से इनपुट ले लेते हैं और पॉलिसी गाइडलाइन आप दे देते हैं इदारों को, फैसले कर लेते हैं। दूसरा एक तरीका ये होता है कि अगर आप ये समझते हैं
कि अब इस मामले में सारी कौम को एतमाद में लेना चाहिए कुछ इशू पे, तो फिर आप जॉइंट सिटिंग करा लेते हैं और उसमें उसके ऊपर खुला डिबेट करा देते हैं ताकि लोगों को भी पता चले कि इस वक्त रियल टाइम सूरत हाल क्या है। ये इस कमेटी के अंदर बैठे हुए लोग फैसला करेंगे। मैं इसके बारे में अभी कुछ कहूँ तो ये मुनासिब नहीं होगा। मेरी जमात क्योंकि वहां रिप्रेजेंट कर रही है, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये यहाँ से एक यकजहती का पैगाम जाना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन और हमारी फोर्सेज ये समझती है कि इस मामले पे कौम को एट लार्ज हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, उनको भी इस पे इनपुट, तो फिर जॉइंट सिटिंग करा के इस पे डिबेट करानी चाहिए और फिर रेजोल्यूशन हो सकते हैं, जो कि पहले भी होते रहे, और उससे एक स्ट्रांग मैसेज जाता है इनसाइड द कंट्री, हौसले का कि हम सब इकट्ठे हैं अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंसेस, उनके साथ डिफरेंसेस के बावजूद हम इकट्ठे हैं, और दूसरा दुनिया को पैगाम दे सकते हैं। और बहुत सीरियस इशू है पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की सूरत हाल का, ना सिर्फ मिलिटरीली, ना सिर्फ इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज, बल्कि जो आइडियोलॉजिकल फ्लाइट होनी है और एक वहां से जिस बुनियादी काम दहाइयों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके अंदर एक और दोबारा तनाव आने का अमकान है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। ठीक है, इसके बिल्कुल ठीक, इसके असरात आने वाले कई सालों पर होंगे। हुमायूं अख्तर खान साहब, ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है, मुमकिन होगा हुकूमत के लिए ये कंसेंसस, यूनिटी इकट्ठा रखना सबको? देखिए, नेशनल पॉलिसी हो तो एक उसमें होना चाहिए, और उसी सिलसिले में आज ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मुल्क के एक्सपर्ट आ रहे हैं, जो ये हैंडल कर रहे होते हैं, वो ऑपोजिशन को कर रहे हैं, और उसके बाद यकीन है कि वो जारी रहेगी इस फॉरेन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब, ये हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज है इस पोलराइजेशन के माहौल में। जी बिल्कुल, चैलेंज तो बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर तमाम सियासी क़यादत मुल्की मफादात को, आवाम के मफादात को मुकद्दम रखे तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सब इस मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क के जरिए खा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो इस हसास मामला पे, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे इकट्ठे हो जाएं तो इसमें कोई बुरा नहीं है, कोई लूज नहीं करेगा इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, कमर ज़मान कायरत और हुमायूं अख्तर खान साहब। ये इजलास जो है वो बड़ा